अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ ने इसी माह सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ सदर ममलिकत और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के दरमियान भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुकूमत जो तहरीक इंसाफ ने जब ये ऐलान किया कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी तो उस वक्त हुकूमत ने कहा कि हर तरह से असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को रोका जाएगा, लेकिन अब जो काबीना के अरकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि खान साहब कल नहीं बल्कि आज ही असम्बलियाँ तोड़ दें। तो दूसरी जानिब एक ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने उस वक्त PDM को एक सरप्राइज़ दिया था, उनको एक बार फिर नए सेटअप में वज़ीर आला बनाने की पेशकश भी की जा रही है। जो तहरीक इंसाफ ने 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है, उसके बाद अब सूरत हाल क्या आगे होगी और क्या वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ को इंगेज करने जा रही है या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देखें तो जो डेडलाइन है तकरीबन वो 20 दिसंबर की है, तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि खान साहब उसी फैसले पर कायम रहेंगे? जो मुलाकातें हो रही हैं इसहाक़ डार और सदर साहब के दरमियान, तो कोई आप रास्ता देख रहे हैं, बीच में कोई रास्ता निकल आएगा या फिर आप समझते हैं कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे? देखिए, असम्बलियाँ तोड़ना और पॉलिटिकल क्राइसिस को हवा देना ये तो दानिशमंदी का काम नहीं है। लिहाजा हमारी दुआ भी है, कोशिश भी है कि ऐसा अमल न हो पाए और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन जो है वो सारे जो सब हालात है वो इलेक्शन के मुताबिक भी नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान के अभी भी लाखों करोड़ों लोग तो बेघर बैठे हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में जो सैलाब के मुतासरा लोग हैं तो उनको पहले बात करें। इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल भी ऐसी है और फिर कुछ आईनी और कानूनी तकाजे भी हैं, लेकिन जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है और खान साहब भी अपनी लहजे को और अपने आर्गूमेंट को और तल्ख करते जा रहे हैं, उसके जवाब में हमारी तरफ से भी तल्ख बयानबाजी हम भी कर रहे हैं। नेचुरली मजबूरियां जाती हैं जिसको आप बर्दाश्त करते करते एक वक्त आता है कि आप तल्ख लहजे में जवाब देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका मुल्क को कोई फायदा नहीं, यकीनन नुकसान है। और अगर खान साहब बैठ के सियासी दौर पे सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं और वो सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं, सियासी अमल के अंदर एक दूसरे को हम एंगेज कर पाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लोग भी हमसे तवक्को कर रहे हैं उस्मानी साहब कि सियासी कुव्वतें इकट्ठे सर जोड़ के बैठे और पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ कोई फैसले कर सके। खान साहब को जो ये गुमान है कि मैं अकेले ही फैसले करूंगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ाऊंगा, वो 3.25 साल में तो कर कुछ नहीं सके, अब तक लेंगे। अभी अल्लाह करे उनको ये समझ आ जाए। हम तो इसी कोशिश में है कि वो ऐसा अमल न कर सके जिससे जमहूरी अमल को नुकसान हो, जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे में तो नहीं है। तो कह रहे साहब, अब अगर देखें तो जो जब धरना था ताहिरुल कादरी साहब का, उस वक्त जो मुज़ाकरात हुए उनमें आप भी शामिल थे, आप खुद कंटेनर में गए, ताहिरुल कादरी साहब से आपने मुलाकात की थी। अब अगर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जाती है तो बतौर सीनियर सियासतदान आपकी नज़र में कौन से मुमकिना ऑप्शन हैं जिन पर बैठकर खान साहब से बातचीत हो सकती है? क्योंकि सबसे पहला जो एतराज़ है वो तो ये है कि खान साहब मुज़ाकरात से पहले ही इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, तो आपकी नज़र में मुमकिना जो ऑप्शन है वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, ऑप्शन तो खान साहब ने रखने हैं। हमारा तो तकाजा उनसे सिर्फ ये था कि आप शर्तें ना लगाएं। आप शर्त ना रखें कि मुझे पहले डेट दे फिर मैं आपके साथ मुज़ाकरात करता हूँ। हमारी पहले दिन से ये कोशिश थी कि वो शराइत नहीं, इसको मुतालबे की सूरत में रखें और हम बैठ के बात करते हैं। जो भी उनके मुतालबे हुए सब चीजों को ओपन टेबल पे रख लेंगे। गवर्नमेंट अपनी मजबूरियों का इजहार बता देगी, जो पॉसिबल सूरत हाल है वो बता देगी, मिल बैठ के कोई रास्ता निकल आएगा। इलेक्शन 2 महीने ठहर के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 महीने पहले हो जाएंगे क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन खान साहब इस मामले को समझने को तैयार नहीं है, अब क्या करें। तो कह रहे साहब, वैसे अगर आप देखें कि जब खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो बहुत से नून लीग के जो अहम रहनुमा थे वो पंजाब भी गए और उन्होंने कहा कि हर ऑप्शन जो है, हर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने नहीं दी जाएंगी।
अब आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि खान साहब आज और कल ना कहें बल्कि आज ही असम्बलियाँ तोड़ दें। तो क्या कोई तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ हुकूमत राब्ते में है या आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई रिफ्ट है, कोई डिवीजन है आपको नजर आ रही है? ये बयानबाजी जो होती है ना, ये उनकी तरफ से जो बयान आते हैं कि जी हम बस अगले 2 दिन में असम्बलियां तोड़ देंगे और हम ये कर देंगे फला, तो उसके जवाब में फिर उसी तरह की तल्ख बयानबाजी होती है। इसका मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसका कोई फायदा तो है नहीं इस बयानबाजी का। खान साहब को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए ये देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है। कोई जमात इस वक्त पाकिस्तान के सारे लोग, दुनिया भर के लोग, सारे इदारे, सब समझदार लोग ये कह रहे हैं कि सारी कुव्वतें सर जोड़े तो पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल निकलने की तरफ आ सकता है। लेकिन खान साहब का ये जो वतीरा है कि मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं, इस रवैये के शायद पाकिस्तान की वो कोई खिदमत नहीं कर रहे, न कर सकते हैं। लिहाजा उनको अपने रवैये के ऊपर नजरसानी की जरूरत है। लेकिन अगर वो इलेक्शन ये असम्बलियां तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान एक नया तजर्बा जरूर करेगा, लेकिन वो ऐन सियासी और जमहूरी तरीका है कि जिन सूबों की असम्बलियां तोड़ी जाएंगी वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, बाकी इलेक्शन फिर अपने वक्त पे हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कायरा साहब आज आपने अखबारात देखे होंगे, वहाँ पर राना सनाउल्लाह की ये खबर कि परवेज इलाही साहब को नए सेटअप में वजीर आला बनाया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी भी ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया था आपको। वो गुलदस्ता लेकर आए थे जरदारी याहू सुबह, फिर वो बनी गाला चले गए। तो क्या एक बार फिर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार है? सरप्राइज कहा जाए या क्या कहा जाए जो उन्होंने हमें दिया था, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात कह नहीं सकता, मेरे पास कोई खबर है नहीं। राना साहब ने अगर कोई बात कही है तो उनके पास कोई खबर होगी, लेकिन कई साहबान समझदार लोग हैं, मेरे मुखालफत अपनी जगह, लेकिन समझदार लोग हैं, उनकी कोशिश होगी कि सेटअप चलता रहे। तो कायरा साहब एक आखिरी सवाल कि जब असेंबलियां तोड़ने का ऐलान हुआ तो मोनिस इलाही साहब का बयान सामने आ गया, परवेज इलाही साहब का बयान सामने आ गया और ये तासुर एक दिया गया कि खान साहब के साथ ही हैं परवेज इलाही और मोनिस इलाही साहब। लेकिन बाद में उन्होंने बयान दिया कि मार्च तक असेंबलियां नहीं टूटेंगी। बतौर सीनियर सियासतदान आप देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब खान साहब के साथ ही खड़े रहेंगे या कोई इख्तलाफात आपको नजर आ रहे हैं? साहबान की कोशिश होगी जी कि हर मुमकिन हद तक ये असम्बलियां मदद पूरी करने की तरफ जाए। वो सारा कुछ उन्होंने इतनी बड़ी जो पॉलिसी डेविएशन की थी, वादे वही करके, मिठाइयाँ खा के और अपने फैमिली को भी उन्होंने डिच किया, अपने सहाबियों को भी डिच किया और इक़्तिदार हासिल किया। वो इसलिए तो नहीं था कि वो अचानक खत्म हो जाए। लिहाजा वो कोशिश करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो इमरान खान से बगावत करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो खान साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब की गुने सुनी और इस वक्त जो पंजाब असम्बली का मामला है, सबकी नज़रें इस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ है और जो तहरीक इंसाफ की डेडलाइन है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो अहम इजलास हो रहे हैं, इसहाक डार साहब सदर ममलकत से मिल रहे हैं और लंदन में भी अहम बैठक का सिलसिला जारी है। तो नून लीग के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। लंदन में भी अहम मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, डार साहब सदर साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त नून लीग का मौक़िफ़ क्या है कि किन शराइत के साथ अगर खान साहब के साथ बैठा जाए तो कौन से ऑप्शन हैं जिन पर नून लीग ने रजामंदी जाहिर की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत ये है कि जो इस वक्त असम्बलियों की आप कह रहे हैं कि असम्बलियां जो है वो खान साहब ने कहा था कि तहलील कर देंगे और मतलब है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। बात यह है कि खान साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर वो असम्बलियां, जिस वक्त उन्होंने रावलपिंडी में अपनी नाकाम मार्च का इख्तिताम किया, तो उस वक्त उनको चाहिए था कि वो असम्बलियां तोड़ देते। वो सिर्फ ऐलान करके। असल बात यह है, दो मसले हैं। एक तो खान साहब जो है वो हमेशा अपनी बात जो है उस पर यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं, जिस तरह से कि उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले। आपने देखा कि खान साहब ने ये कहा था कि भाई
मैं तो IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। फिर खान साहब ने कहा था कि कितने पता नहीं अरब डॉलर की बाहर से मेरी हुकूमत बनते ही वो आ जाएगी, IMF के इतने मुंह पर मार देंगे और इतने से मुल्क को संवार देंगे। बहरहाल वो एक तवील लिस्ट है, हर बात से खान साहब ने जो है वो यू टर्न लिया। इसी तरह से अगर इंसान खान साहब सिंसियर होते असम्बलियां तोड़ने में और इनका ये वक़्फ़ दुरुस्त होता, ये तो सिर्फ उन्होंने अपने आप एक बात घड़ी अपनी फेस सेविंग के लिए कि वो उस वक्त जान छुड़ा के जो कि कहते थे मैं इस्लामाबाद में इनकलाब लेकर आ रहा हूँ, उनकी नाकाम मार्च रावलपिंडी में खत्म हो गया। लेकिन अब 10 दिन ही रह गए। खान साहब देखिए, अब खान साहब जो है वो असम्बलियां, मेरा नहीं ख्याल कि वो असम्बलियां तोड़े। उसकी वजह ये है कि परवेज इलाही भी अंदर से असम्बलियां तोड़ने को समझता है कि मैं असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा, और वो एक सियासी बयान उनका आ जाता है कि खान साहब जब कहेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। दूसरी बात है, कल से KPK में भी आवाजें आ रही हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों में भी मेरा ख्याल है कि इस बात पर इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तो वो खान साहब खुद भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब और KPK से फारिग होकर मतलब है कि वो इलेक्शन में चले गए। खान साहब की अब वो मतलब है कि तो अपनी अब पॉपुलैरिटी का अंदाजा होता जा रहा है। जाहिर है कि उनकी अब चोरियां जो हैं वो अवाम के सामने आ चुकी हैं, उनकी करप्शन अवाम के सामने आ चुकी है। और उसमें तो बलोच साहब, कोई पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के अरकान आपके साथ राब्ते में भी हैं, कोई नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या वफाकी हुकूमत ने उनको एंगेज किया हुआ है? देखिए नहीं, खान साहब के जो अरकान है वो हमारे से राब्ते में तो मैं नहीं कह सकता कि है या नहीं है, लेकिन ये है कि उनके एक मिनिस्टर का बयान आया जो कि आपने भी सुना होगा और वो पूरी कौम ने सुना, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारी पार्टी में इख्तिलाफ राय है, इस मामले पे लोग दूसरी राय रखते हैं। तो वो जाहिर है, देखिए बात यह है कि खान साहब ने 4 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की वोट चुरा कर पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर और जुल्म ये किया कि उनका हड़प किया, उन कर्जों को खा गए, उन कर्जों को मुल्क पर लगाने की बजाय आज भी वो अपने जलसों में खड़े होकर गालम गलूच के अलावा उनकी जुबान पे कोई और अल्फाज नहीं। तो उसकी वजह ये है कि खान साहब ने लगा है कुछ नहीं, कोई खातिर खा प्रोजेक्ट तो किया कोई नहीं है, कोई बेहतरी का काम तो नहीं किया है। तो जाहिर है उनका एक ही एजेंडा है कि वो अपने सियासी मुखालफिन को या गाली देते हैं या वो मतलब है कि अपनी गालम गलोच सोशल मीडिया की जो ब्रिगेड है उसके जरिए चढ़ाई करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस अंदाज में अगर खान साहब का ये एटीट्यूड हो तो उनके ऊपर किसी सियासी इशू के ऊपर वो बैठ कर बात। लेकिन बलूच साहब, आप देखें जब जलसा हुआ पिंडी में, खान साहब ने ऐलान किया, तब तो हुकूमत बड़ी परेशान नजर आई। आपके अपने अरकान जो हैं वो पंजाब जाकर बैठे, आपका मौक़िफ़ आया कि हर तरह से रोका जाएगा, असेंबलियां तहलील नहीं होने देंगी। तो ये अचानक आप खान साहब को असेंबलियां तहलील करने का चैलेंज क्यों देने लगे हैं? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि खान साहब जो है वो, हम तो आज भी कहते हैं कि हम असेंबलियां तहलील करने वाले निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, नहीं चाहते कि इदारों मुल्क में सियासी इंतशार फैले। जो मुकर्ररा वक्त है उस पर इलेक्शन होने चाहिए। खान साहब की गैर जमहूरी हुकूमत को भी हमने एक जमहूरी तरीके के साथ, आपको पता है कि डिसॉल्व को मतलब अहमद के जरिए हटाया है। तो जाहिर है एक जमहूरी निज़ाम है, उसको जमहूरी तरीके के साथ जाना चाहिए। तो तहलील का इख्तियार तो वज़ीर आला के पास होता है, लेकिन कौन चाहेगा कि अपनी हुकूमत को खुद ही तहलील कर दे और असेंबली डिसॉल्व कर दे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, जो मतलब है कि खान साहब की अपनी पार्टी के लोग से परवेज इलाही साहब का मौक़िफ़। और दूसरी बात, मैंने जिस तरह से की गुजारिश की कि खान साहब फौरी तौर पर जो है वो असेंबली अगर उन्होंने डिसॉल्व करनी होती तो उस वक्त फौरी तौर पर कर देते, क्योंकि खान साहब को पता है कि अब उनकी करप्शन के किस्से सामने आ गए, अब अवाम उनसे सवाल पूछने लग गए, अब घड़ी चोर के नारे लगते हैं। अभी तक लोग आटा चोर को, चीनी चोरी वाले स्कैंडल को। ठीक है सर, इसी पे हम बात करेंगे। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। इस वक्त आप देखें तो इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें चल रही हैं सदर ममलकत के साथ, और साथ ही साथ जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को कहीं ये तो खदशा नहीं कि जैसे परवेज इलाही साहब ने पहले PDM को सरप्राइज दिया, अब वो PTI को सरप्राइज दे, अगर ये एंगेज रखते हैं उनको? तो
जी, जहां तक मैं आपकी आवाज सुन सका हूँ, उसमें आपने पूछा कि पीटीआई को क्या खतरा नहीं। सर, जो पहले आपने देखा कि परवेज इलाही साहब ने पीडीएम को सरप्राइज दिया था और वो आपकी तरफ आ गए थे। अब अगर आप देखें तो डार साहब मुलाकातें कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब से। परवेज इलाही बड़े मंजे हुए सियासतदान है, वो यकीनन उनकी अपनी जमात है और एक सेपरेट एंटिटी है, मगर वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अवाम में पाकिस्तान जो है वो अपना वोट जब भी कास्ट करने जाएगी तो मेजोरिटी ऑफ द वोट पीटीआई को निकलेगा, जिसका मुंह बोलता सबूत पंजाब में होने वाले हालिया बाई इलेक्शंस जो 20 सीटों पे थे और जो नेशनल असेंबली की 8 सीटों पे इमरान खान साहब ने अकेले तने तरह 13 जमातों को अकेले में बीट किया। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर कैसे फैसला कर सकता है कि वो कोई सरप्राइज देगा? वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे इत्तेहादी थे और वो ऐसे इत्तेहादी हैं कि जिन्होंने अपनी वजाहत आते ही कर दी कि अगर खान साहब ये आपकी इमानत है और जब आपको चाहिए होगी हम इस्तीफा देने के लिए, असम्बली तैयार करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। सो मैं ये बताता चलूं कि खदशात का इजहार यकीनन पीडीएम कर रही है और इस खौफ का और शिकार भी है, और यकीनन होना भी चाहिए कि एक जमात के पास 13 जमातें मिलकर एक जमात का मुकाबला करें और फिर भी सर पटक के रह जाए कि उनके पास वोट बैंक नहीं रहा और ना कोई जलसा कर पाए, ना कोई रैली कर सकें, ना कामयाब, बल्कि इनके जलसे अगर कॉर्नर मीटिंग की शक्ल इख्तियार कर गए तो खदशा उनको होना चाहिए, हमें होना चाहिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ हमें कोई खतरा नहीं है, और जो मुलाकातें हो रही हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी मुलाकातें, ये सारी चीजें एक बात के ऊपर मरकूज है हमारी तरफ से भी कि पाकिस्तान का हल आपके इलेक्शंस में है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएगी पाकिस्तान में, जिसके बगैर मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है और ये नागुज़ीर हो चुके हैं। सो हम ये चाहते हैं कि कोई गुफ्तगू हो, वो हमारे सदर में हो, वो किसी और ऐवान में हो, वो किसी कॉर्नर पे हो, बात एक ही होगी, इलेक्शन कराओ मुल्क। साहब, यही अगर आपकी बात के परवेज इलाही साहब आपके साथ और आप उनके साथ, आप दोनों सेम पेज पर हैं, तो आपने तो डेडलाइन दी हुई है 20 दिसंबर की, लेकिन परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि वो मार्च तक असेंबलियां नहीं टूटेंगी, उनका ये बयान है। तो फिर क्या ये बयान उन्होंने किस आपसे बयान कर रहा था कि परवेज इलाही साहब चूंकि एक सेपरेट पार्टी के लीडर है, हमारे इत्तेहादी हैं जी, और इत्तेहादी अपनी गुफ्तगू के दौरान ने उन्होंने जो बात की, जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने बताया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा, उनकी एक राय है, लेकिन वो राय उनकी उस कमिटमेंट के ऊपर मुकद्दम नहीं है जो कमिटमेंट उन्होंने दी हुई है खान साहब को कि खान साहब ये आपकी इमानत है, जब चाहिए आपको मिले। तो ठीक है वासिक साहब, अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने भी एक सवाल रखेंगे। बलोच साहब, इस वक्त आप पर तनकीद ये भी हो रही है कि जो आप खान साहब को एक तहरीक अदम-ए-एतमाद के जरिए हटाकर आए थे और आपका मौक़िफ़ ये था, आपका बयानिया ये था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन इस वक्त आप पर तनकीद हो रही है कि ना तो आप अवाम को रिलीफ दे सके हैं, ना ही अवाम के हक में कोई आप ऐसी कानून साजी कर सकें, और जो कानून साजी आपने की है वो अपने ही केसेस ख़त्म करने के लिए की है। तो ये आप पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि 2013 के फौरन बाद एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके जरिए एक सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अनपॉपुलर पार्टी को धरनों के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों के जरिए जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। तो 2018 में आपको पता है जो इलेक्शन हुए, उसमें जिसमें के बेशुमार तरीकों के साथ प्री पोल रिगिंग भी की गई, उसमें ये भी था कि इलेक्शन डे पर भी वोट चुराए गए, और आपको पता है आरटीएस सिस्टम बंद करके एक अकलियत को अक्सरियत में बदला गया। चले जी, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर इमरान अहमद न्याजी साहब वोट चुरा के मुसल्लत हो गए, लेकिन 4 सालों में जो पाकिस्तान ने 2013 से लेकर 2018 में तरक्की की थी, जिस वक्त के पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़रबे अज़्म जैसी मशकें हुई और वो मतलब ऑपरेशन हुए, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, सीपैक जैसा प्रोजेक्ट आया, महंगाई 4% तक रह गई, जीडीपी ग्रोथ 6% तक चला गया। उस तमाम निजाम को इमरान अहमद न्याजी साहब ने अपनी करप्शन के जरिए लपेट कर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई, सारा पैसा अपनी जेबों में निकाल
डाल दिया। आज जिसकी तलाशी ले लें, इमरान खान साहब की हमशीरा का देख लें, उनके अकाउंट अरबों रुपए निकले। फराग गोगी के जरिए हत्ता के मतलब है कि निचले दर्जे की करप्शन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि फराग गोगी के जरिए पैसा कमाया, अरबों रुपए उसके अकाउंट में, उसको मुल्क से फरार करवा दिया गया। परवेज इलाही के जरिए उसके ऊपर जो मुकदमात बने थे उनको खारिज करवा दिया गया। तो एनआरओ तो खान साहब खुद मांग भी रहे हैं और उन्होंने लिया भी है। ठीक है, ठीक है। बात है कि इस हुकूमत को तो जाहिर है जिस मईशत को नवाज शरीफ साहब ने मेहनत करके 2018 तक जिस मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन कर दिया था, इमरान खान ने अपनी करप्शन के जरिए उस मईशत को तबाह बर्बाद किया। ठीक है बलो साहब, अब वासिक कयूम साहब के सामने एक सवाल रखते हैं। वासिक साहब, ये सवाल हमने नून लीग से भी पूछा था और आपके सामने भी रखते हैं कि पहले जब आपने ऐलान किया कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो मुस्लिम लीग नून ने बढ़ चढ़ के कहा कि वो हर तरह से रोकेंगे। अब वो आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि कल नहीं बल्कि आज ही असेंबलियां तोड़ दें। तो आपको इस चैलेंज के पीछे क्या राज नजर आ रहा है? क्या आपके अरकान कोई हैं जो हुकूमत आपने बड़े लेट ट्रांजैक्शन का जिक्र किया। मैं आपसे पहली ट्रांजैक्शन का जिक्र करता हूं कि जब हमने ये कहा, सबसे पहले हमने ये कहा से चंद माह पहले कि हम असेंबली तोड़ेंगे और उसमें इनके तमाम जो कायदीन है मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के कायदीन ने आके वावेला मचा दिया कि ये तोड़ ही नहीं सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है, ये कैसे तोड़ेंगे। बिल आखिर इमरान खान ने जैसे ही ऐलान किया कि मैं असेंबली तोड़ने जा रहा हूँ, अगले दिन पीटना शुरू कर दिया इन्होंने, जमीन में पटक पटक के पीटे, पाँव मारे, हाथ मारे, और सबने एक ही बात की, हम असेंबलियां तोड़ने देंगे, हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, हमसे हर मुमकिन कोशिश होगी, हम इनको रोकेंगे। ओ भाई, पहले आप अपने बयान तो मिला लीजिए, आप लोग चाहते क्या है। और रही बात चाहने की, तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो हमारा एजेंडा है कि भाई आपने अगर तो एक गैर फितरी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आपने 13 जमातों के मुरब्बे को पाकिस्तान के सर पे आके बैठा दिया और 26 किलोमीटर पे हुकूमत दे दी, तो इतने इलाके में तो हम लोग अपने चेयरमैन भी नहीं मुंतखब करते जितने में आपने गवर्नमेंट दे दी। और इख्तियारात भी ऐसे कि वो आते गवर्नमेंट सबसे पहले अपने 1100 अरब माफ कराए और उनके ऊपर क्लेम हो कि इन्होंने आके मुआशी हल देना है। और हल ये निकला हो कि इमरान खान का प्रोग्राम उठा के देख लीजिए कि इंटर बैंक आपका 235-230 डॉलर चल रहा है और मार्केट में 255 से 1 रुपया नहीं सस्ता मिल रहा। कॉस्मेटिक वे में आपने डॉलर रोका हुआ हो और आपकी एफडीआई तबाह हो, आपके रेमिटेंसेस तबाह हो और इंटरनेशनली आप पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर एलसीआई नहीं खुल रही। कैन यू इमेजिन, आपके पास जो ये सब्जी है और पेरिशेबल आइटम है उसको उसके कंटेनर आपको खोलने के लिए भाई जो पैसे चाहिए वो 65 मिलियन डॉलर वो आपके पास नहीं है। क्या कौन सी मशीन ठीक की, क्या किया हमारा एजेंडा? लेकिन वासिक साहब, आपको हुकूमत कह रही है ना कि हमने हमारा और अपने पैसे छुपाने के कोई फार्मूला नहीं है, तो खुदारा पाकिस्तान को आजाद करें और आप आजादी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दें। आप उनको कहें कि इलेक्शन करा ले, जो जमात मैंडेट की लेजिटिमेसी होगी उस गवर्नमेंट की। ये कौन सा तरीका कार है जिससे ये गवर्नमेंट चल रही है और ड्रामा बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है वासिक साहब, बलोच साहब, इस वक्त जो सवाल मैंने आपके सामने रखा कि तहरीक इंसाफ हो या जो आपके अपोजिशन में हों अपोनेंट आपके, वो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, उनके खदशात भी हैं और ये तनकीद भी करते हैं कि इसहाक डार साहब वापस आ गए जिनके खिलाफ केसेस थे, फिर अब सुलेमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, तो अब उनके लिए राह हमवार भी की जा रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिन्होंने पहले नवंबर का टाइम दिया गया, फिर दिसंबर का टाइम दिया गया, तो आप बताएंगे कि जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें अब नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान हुआ है? पासपोर्ट उनको मिल गया है तो वो कब वापस आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने चागी के मकाम के ऊपर उस वक्त इंडिया को धमाकों के साथ जवाब दिया। उनके मुकाबले में जो है वो मतलब है कि ज्यादा धमाके किए। जिस वक्त के पूरी आलमी दुनिया का नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर था, अरबों डॉलर की ऑफर थी, लेकिन उन ऑफर को उन्होंने अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराया और पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने दी, बल्कि पाकिस्तान के न सिर्फ वकार को बुलंद किया बल्कि पाकिस्तान के दिफा को भी नाकाबिल तस्लीम बनाया। नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने सी पैक जैसे प्रोजेक्ट लाए, जिन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, जिन्होंने महंगाई में इस कदर कमी की कि 4% तक आ गई थी, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। एक साजिश के जरिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और एक बयानिया घड़ने की कोशिश की गई। वो मुझे बताएं, वो पनामा किधर गया? वो तो कहते थे 200 लोग, इतने सौ लोग हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के अलावा। बिल्कुल, ठीक है, वो फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड है आपकी नजर में?
जी देखें, ये सब झूठे केसेस थे। असल करप्शन के रिकॉर्ड तो इमरान अहमद न्याजी साहब और उनकी टीम ने किए हैं, और अब ये असम्बलियां तोड़ने के ऐलान तो किए हैं, लेकिन अब इनकी टांगे कांप रही हैं इस बात से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना तोड़ो, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, अब तोड़ते क्यों नहीं है? अब आए बाएं शाएं अगर मगर ये वो, लेकिन अब चूंकि चुनाचे से आगे निकले ना, असम्बलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शन करवाएं, पंजाब में भी करवाएं और केबीके में भी करवाएं। ठीक है बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। वासिक साहब, आपने अली गौहर बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हुकूमत का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कल नहीं आज ही असम्बलियां तोड़ें, तो फिर तहरीक इंसाफ कोई बीच का रास्ता है जो जिसका इंतजार किया जा रहा है, या किस तरफ फिर पीटीआई देख रही है? बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं, हमने दिसंबर के लिए डेडलाइन दी हुई है, और यकीनन खान साहब जब मौजू और मुनासिब वक्त देखेंगे और दिसंबर में ये यकीनन सरप्राइज देंगे, और न्यू ईयर का सरप्राइज इनको जरूर मिलेगा। और ये इतने को ताजुब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये होना ही था, इसने होना ही है। सिर्फ ये है कि यकीनन हमारी डिविजनल मीटिंग्स में हमारे सारे एमपीएस के साथ फर्दन मुलाकात, और हमारी ऑलमोस्ट 80% तो हमारा काम कंप्लीट है, और मिलके यकीनन हमें ये है कि ये तो राय फरार इख्तियार करेंगे इलेक्शन कराने से, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो जैसे इससे पहले होता रहा, और जो साबका जितने इलेक्शन हुए उनको टैक्टिक्स के साथ डिले किया गया। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, वो एक बड़ा कंसर्न है जमात का, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का, पॉलिटिकल जमात का, जिसके तीन सूबों में, चार में बल्कि उनकी गवर्नमेंट भी है, इंक्लूडिंग कश्मीर भी, जीबी भी, केबीके भी एंड पंजाब भी। तो यकीनन एक जमात का इतना बड़ा कंसर्न है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो फिर यकीनन उसका हर पहलू पे नजर रख के उसको कानूनी तकाजे पूरे करके हम अपना कोई एक्शन करेंगे। हम इनको थाली में रख के नहीं दे सकते, क्योंकि हमें गुमान है कि ये यकीनन इसको डिले करने की इसलिए कोशिश करेंगे कि साबका रिजल्ट्स इनके हक में नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग हमारा डिसीजन बिल्कुल खान साहब के साथ इसको उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक है, और खान साहब ने दिसंबर में सरप्राइज दे दें। लेकिन वासिक साहब, अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ही या उनकी क़यादत में ही आम इंतखाबात हुए, तो फिर क्या वो तहरीक इंसाफ को कबूल होंगे, या फिर आप उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे? क्योंकि अब अगर आप इस्तीफ़े देते हैं, असम्बलियाँ तहलील होती हैं, हुकूमत अगर आम इंतखाबात की तरफ जाती भी है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वही रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए कह रहे हैं, और अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान का इसके अलावा कोई हल मौजूद है? अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आप खिलवाड़ करें इलेक्शनों के साथ, जिसको जैसे कराना है कराए, माइट इज राइट का रूल चलाए, और छोड़ दें डेमोक्रेसी को, अवाम की ताकत को, और खत्म कर दें इसको, और बैठा दें किसी और को डंडे के जोर के ऊपर जितना अरसे तक बैठाना है। क्या होगा? आप अल्टीमेटली पाकिस्तानी अवाम के जो आप दिलों से निकल जाएंगे, आप पाकिस्तान लूज करेंगे। हमने पहले ही मशरिकी पाकिस्तान वाला जो वाक़या है वो हमारी नजरों से गुजरा। आज हमारे बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, हमारे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जंग लड़ी गई उसके क्या हालात हैं। तो इसलिए ये इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी चीजें एक ही चीज पे कन्वर्ज होती हैं, वो है फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शन। ये पूरी बात है, फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शन। फ्री एंड फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, अर्ली की वजह यह है कि पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का हल आपके इलेक्शंस के अंदर है, ये करा देने चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम उसमें। जी ठीक है वासिक साहब, लेकिन आप पर यह भी तनकीद हो रही है कि तहरीक इंसाफ ने जो नैरेटिव एक बनाया था, अब उस नैरेटिव से आप पीछे हटते जा रहे हैं। आपने केसेस बनाए, या आपके दौर में जो केसेस बने, राना सनाउल्लाह साहब को देख लें कि आज वो उस केस से बरी भी हो गए हैं, तो ये भी तनकीद हो रही है कि आपका जो नैरेटिव था, आपने जिनको चोर कहा, जिनको करप्शन पर इल्ज़ामात लगे, वो तो बरी हो रहे हैं सर। अलमिया जी, मुल्क के साथ मैं तो बड़ा अफसरदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मतलब एक गवर्नमेंट का एजेंडा है कि हमने कर्जे माफ कराना है। क्या 1100 अरब छुपे हुए हैं, कहीं दफना दिए गए? 1100 अरब माफ करवा लिए, फिर वो गवर्नमेंट कह रही है नैब का काला कानून है, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी को आप कह रहे हैं वो काला कानून है। और फिर लेकिन सर राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तो आपने कहा था ठोस सबूत है, वीडियो है, तमाम शवाहिद मौजूद है। तो फिर आपको क्या है कि आप क्या समझते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? मतलब कि आप मुझे बताएं ना कि वो जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, आपके एफआईए का जो डायरेक्टर था, उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया भाई? कैसे मर गया वो?
जिनके अकाउंट से पैसे निकले वो कैसे मर गए, सारे एक ही मर्ज में मरे, सारों को हार्ट अटैक हुए। जब ये एतराज़ात थे तो उस वक्त आप हुकूमत में थे, तो जो इल्ज़ामात थे, जो मामला जिस तरह हुआ, तो आप हुकूमत में थे तो वो तहकीकात करते, मामला सामने लाते आप अवाम के? हमने जिस हद तक तहकीकात कर सकते थे, देखें जो आपका ऐवान है और ऐवान से मुंसलिक लोग हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो यकीनन आप एक हुक्म सादर कर सकते हैं आइन के अंदर रहते हुए, और फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे भी अपने आप को देख सकें, अपनी छानबीन कर लें और अपने हालात देख लें कि आखिर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो क्या विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप बढ़ा सकेंगे, क्या आप आगे चल सकते हैं? जेब कटी हुई है मुल्क की, और मेरे नजदीक तो और फिर उसके बाद आपको ऐवान में जो यकीनन तादाद चाहिए थी वो इतना नैरो और थिन मार्जिन था, उसकी एक अलग इश्यूज रहे। लेकिन खुश आइन बात यह है कि जैसे पब्लिक साथ है, ये इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी को भी क्रॉस करेंगे हम, और फिर हम बताएंगे कि एहतसाब किसको है। चले ठीक है वासिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वासिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और है कि तहरीक इंसाफ इसी माह असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक हुकूमत को सरप्राइज़ भी देगी। अब देखेंगे आगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।